Do like, subscribe and share the video and subscribe my channel. Hello guys, welcome to RJ Tutorials. This is my first video being uploaded of Standard 8, Chapter 1, Science, Living World and Classification of Microbes. The explanation will be started from the title itself. लिविंग वर्ल्ड मतलब अर्थ, और अर्थ एक ऐसा लिविंग वर्ल्ड है जहाँ में अलग अलग टाइप के वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, कैटरपिलर्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, ओमनिवरस, कार्निवरस, हर्बीवरस एट्सेट्रा. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे वैराइटीज़ के हैं, जैसे कि एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, स्क्विरल्स, ये सब है. वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार है या ये सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तो किन ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब एनवायरनमेंट और डाइवर्सिटी मतलब विविधता या वैराइटीज़. हमारे एनवायरनमेंट में हमें हर चीज़ की वैराइटीज़ देखने मिलती है, या वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. जैसे कि चेयर वुडन की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है. और डॉग्स और कैट्स में भी, डॉग्स अलग अलग होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं. वैसा ही कैट्स में भी होता है. तो हमें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और जब हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो उसका क्लासिफिकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए 5 वर्कर्स दिए जाए तो वो जल्दी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे जितने 100 वर्कर्स मिलकर जल्दी बना पाएंगे. वैसे ही अगर किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई किया जाए तो उसे हम अच्छे से साइंस में पढ़ सकते हैं. लास्ट ईयर वी लर्न that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. लास्ट ईयर पूरा 8 चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर का एडेप्टेशन के ऊपर था. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमल के पीछे हम्प होता है जिसमें वो वाटर स्टोर करता है. वो वाटर इसलिए स्टोर करता है ताकि जब भी उससे ज़रूरत हो उसे पानी मिल पाए, और वो डेजर्ट में रहता है इसलिए ज़रूरत पे पानी मिलना कभी कभी नहीं हो पाता. तो उसने अडेप्ट कर दिया है, इसलिए उसके पीछे एक हम्प होता है. जैसे कि जो ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर एकदम कोल्ड रीजन होता है, उन ट्रीज़ के ब्रांचेस थिक होते हैं क्योंकि वो ताकि वो इतना कोल्डनेस को वो सह पाए, राइट. सो adaptation have occurred in plants, animals and all the living organisms to live in a particular surrounding. जैसे कि according to geographic reasons, जैसे अगर आप एक ऐसे रीजन में रहते हो Last year, we learned that all the living organisms on Earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर जो 7th स्टैंडर्ड में था वो एडाप्टेशन के ऊपर ही था, और
वहाँ पर बता भी गया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अर्थ पे वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्टेशन अंडर रूट करके रहते हैं। जैसे कि जो कैमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं उनके पीछे हम्प होता है ताकि उन्हें अगर डेजर्ट में कभी वाटर ना मिल सके तो उस हम्प पे वो वाटर स्टोर करते हैं और फिर उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं। और दे हैव अडेप्टेड, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग को अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन्स मतलब जो पेंगुइन जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं वो उनके बैक जो होते हैं उनका जो बैक होता है पूरा ब्लैक कलर का होता है और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स है, इसलिए उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। जो ट्रीज़ भी जो कोल्ड रीजन्स में होते हैं उनके ब्रांच भी थिक होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। फूड, तो ये हो गया जोग्राफिक रीजन्स। फूड इंगेशन में अगर कोई भी फॉरेस्ट में रहता है कोई भी एनिमल या ह्यूमन भी तो वो दूसरे एनिमल को शिकार करके या फिर से फल फूल तोड़ के कच्चा ही खा जाता है। मगर जो हम बिल्डिंग्स में रहते हैं तो अगर हम बिल्डिंग्स में रहते हैं तो अगर समझो आटा है तो आटे का पहले हार्वेस्ट होता है, फिर वो पीसा जाता है, फिर हमें उसे तवे पर सेकते हैं, फिर रोटी बनाते हैं और खाते हैं। तो एडेप्टेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फूड इंजेक्शन और डिफेंस। जैसे कि जो डियर्स है वो बहुत फास्ट भागते हैं क्योंकि उनको जो शेर है उनसे पकड़ जाने का डर लगता है, इसके लिए वो बहुत फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, नॉट फास्टेस्ट बट वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल। सो डिफेंस, ये सब तो अपनी सराउंडिंग को अडॉप्ट करते हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। While adapting, many differences are absorbed in the organisms of same species too. अगर एक ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का भी है, जैसे कि डॉग एक स्पीशीज़ हुई, अब डॉग्स में भी बहुत सारे डॉग होते हैं, बहुत सारे डॉग होते हैं। जैसे जर्मन शेफर्ड के भी बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं, तो एक स्पीशीज़ में भी बहुत वैराइटीज़ मिलती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. 87 different living organisms, different species, that is groups of living organisms. Different species, that is different groups of living organisms. जैसे कि फिश, डॉग्स, कैट्स, ये सब है। उनमें भी अलग अलग कैट्स और वेराइटीज़ के कैट्स और डॉग्स रहते हैं और उन ग्रुप्स में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स रहते हैं, इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, मतलब जो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स प्लस जो लैंड में रहते हैं वो। जो स्टडी सच वास्ट नंबर, it was essential to divide them into groups. As I said, मैंने स्टार्टिंग में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों था, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ थे और जब भी आपको एक टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो और आप उसको जितना ग्रुप्स में डिवाइड करो उतना अच्छा। अगर आप किसी भी समझो आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो तो गांधी जी का पहले इंट्रोडक्शन, अगर आप विकिपीडिया में रिसर्च करते तो इंट्रोडक्शन, फिर उनकी लाइफ का जो मिडल पार्ट था वो, फिर उनकी डेथ कैसे हुई, वो सब ऐसे डिवाइड करके रहेगा। तो जैसे हम किसी भी टॉपिक को डिवाइड कर देते हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसलिए टू स्टडी सच वास्ट स्पीशीज, 87 मिलियन स्पीशीज, इट वाज वेरी एसेंशियल टू divide them into groups. Now, I forgot to explain you. According to 2011 census, मतलब सेंसस एक सर्वे होता है जो या तो एक पर्टिकुलर कंट्री में या तो पूरे वर्ल्ड में सेंसस एक सर्वे होता है जो या तो एक पर्टिकुलर कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में किया जाता है ताकि किसी भी
किसी भी ग्रुप पे किया जाता है। जैसे कि आपके घर में गवर्नमेंट वाले आते होंगे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बड़े हैं, कितने लोग रहते हैं घर में, तो वो एक सेंसस निकाला जाता है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन का। तो पूरे जो अर्थ में लोग रहते हैं उनका भी सेंसस लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका सेंसस निकाला गया था 2011 में, और उससे पता चला कि टोटल 87 मिलियन स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और हमेशा सेंसस डेकेड में निकाला जाता है, मतलब 10-10 साल में। So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms. So similarities और differences, जो similar living organism है उनको एक साइड पे, मतलब एक ग्रुप पे रखा। जैसे कि जो फीमेल, अगर फीमेल का ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, अगर आपके क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप बनाया जाता है, तो गर्ल्स में बॉयज़ तो नहीं आएंगे, सब गर्ल्स जो रहेगी वो एक ग्रुप में रहेगी, सब बॉयज़ जो रहेगी वो एक ग्रुप में रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलग अलग है, दोनों के अलग अलग ग्रुप, और सब गर्ल्स जो है एक ग्रुप में, सब बॉयज़ जो है एक ग्रुप में। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधार पर बनाए गए। This process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन। सो जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीड्स टू बी फिटेड इन योर माइंड। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। रॉबर्ट हार्डिन विटेकर 1920, मतलब 1920 में उनका बर्थ हुआ था, 1980 में उनकी डेथ हुई थी। वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट। इको मतलब एनवायरनमेंट, इको मतलब एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अमेरिकन मतलब वो अमेरिका में रहते थे, रॉबर्ट हार्डिन विटेकर। In 1969, he divided living organisms into 5 groups. He divided living organisms into 5 groups. Now, what was that? Whitaker's classification. Okay, biological classification of Whitaker. वो हम पढ़ेंगे कौन से 5 groups में living organism को divide किया गया। So, for this classification, Whitaker considered following criteria. Whitaker considered फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब इन बेसिस पर विटेकर ने, रॉबर्ट हार्डिन विटेकर ने 5 ग्रुप्स बनाए। ये 5 ग्रुप्स वो जो टेबल है वहाँ पर लिखा है, बट किस बेसिस पर बनाए वो हम पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, विच सेल स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक रहता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, जैसे आप फर्स्ट ऑल्सो स्टडी में 7th स्टैंडर्ड, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते, और जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो सिर्फ आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने मिलेंगे, और
बहुत कम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और थोड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने मिलते हैं। फिर सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, मतलब वो एक सेल से बना है कि वो बहुत सारी सेल से बना है। यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल, मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जैसे कि प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, मतलब कैसे वो अपने फूड को खाते हैं या बनाते हैं। तो भी जो प्लांट्स रहते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो खुद ही अपने फूड को बनाते हैं और वो प्रोसेस जो होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सनलाइट रहते हैं, वो मिनरल सॉइल से लेते हैं और हम उन्हें वाटर डालते हैं और फिर वो अपना फूड बनाते हैं और उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकेंड है जो फंगी। फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब दे live on dead and decay organisms and they create their food from dead and decay organism। मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उस पर कहते हैं ना, हम रह जाते हैं और वहाँ से वो अपने फूड को डिकम्पोज करते हैं और खाते हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड बॉडीज़, तो वो जो भी अदर डेड बॉडीज़ जो भी डेड बॉडीज़ रहती है वो उस पर बैठकर जो भी उन डेड बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट रहेगा जो भी है एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बना के खाते हैं। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और एनिमल्स, एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव, मतलब जो एनिमल्स रहते हैं वो दूसरों पर शिकार करते हैं और खाते हैं। वो खुद से अपना खाना प्रोड्यूस करके नहीं खाते, वो दूसरों की सहायता से खाना पकाते हैं और खाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस और जो लायंस है वो भी हेटेरोट्रॉपिक में ही आते हैं क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद ही फूड बना के खाते हैं और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। लाइफस्टाइल, फोर्थ है लाइफस्टाइल, फोर्थ बेसिस है लाइफस्टाइल। जैसे कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स एंड फंगी आर द डिकम्पोजर्स। क्लियर है। प्लांट्स, अभी हम प्लांट से समझो हम कोई भी फल तोड़कर खाते, हम प्लांट से कोई भी फ्रूट लेके खाते हैं। तो अगर समझो मैंने आम लेके खाया तो मैं खाऊंगी, लेकिन सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और हम उनसे लेते हैं। तो हम अगर कोई भी चीज़ को खा रहा होता है, अगर नाउ इफ आई एम ईटिंग चपाती, सो व्हाट आई विल से, now if I am eating chapati, so what I will say that I am consuming chapati और I am eating chapati, या दूसरा वर्ड जो eating का है उसे consuming भी बोलते हैं। So animals are the consumers क्योंकि वो खुद फूड को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। Plants are the producers, animals are the consumers। और जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तब उनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंगी होते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल। फिर द फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर।
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब किसी भी अनडेवलप से डेवलप्ड होने वाला प्रोसेस। जैसे कि जब भी एक सेल लेती है, पहले सेल्स प्रोकैरियोटिक की थी, पहले सब ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल होती थी, बट जल्दी वो डेवलप होने लगे और सब ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल आने लगे। पहले सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी और आने लगे। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर, जो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर है उनने 5 ग्रुप्स बनाए। क्या 5 ग्रुप्स बनाए हैं? वो है 5 किंगडम्स बनाए हैं, जो आप इस टेबल में है, आप पढ़ोगे, जो 1.15 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मतलब जिनकी सेल डेवलप्ड है वो यूकैरियोटिक, और जिनकी सेल डेवलप्ड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। सब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों रहते हैं, जो मैंने आपको बता दी। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जिनमें सिर्फ 1 सेल रहती है, वो सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो किंगडम 1 यानी कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा। सेकेंड ग्रुप ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन जो यूकैरियोटिक है मगर यूनिसेलुलर है, वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। और द अदर थ्री ग्रुप्स जो यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, वो है किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम फंगी, सेल वॉल प्रेजेंट but microorganisms or organisms can perform photosynthesis। जो फंगी रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किंगडम प्लांटे सेल वॉल प्रेजेंट एंड आर ऑटोट्रॉपिक, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और एनिमेलिया में सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट होता और वो ऑटोट्रॉपिक भी नहीं होते हैं, सब हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं ज़्यादातर, बहुत रेयर हो गए। So these are the 5 groups of Whittaker's classification: Monera, Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Or the 5 bases of creating those 5 groups is complexity of cell structure, complexity of organisms, mode of nutrition, lifestyle, phylogenetic relationship. So here we end with this video। ये जो पर्पल बॉक्स है सिर्फ थियोरी का है। इन हिस्ट्री वाला जो पर्पल बॉक्स है ये आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, बाकी इस पर कोई क्वेश्चन आपको पूछा तो नहीं जाएगा। And here we end with the video।